नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दोस्तों, रेपुटेशन मीडिया के प्रोग्राम खास शख्सियत में आपका स्वागत है। और आज के प्रोग्राम की खास शख्सियत हैं हमारे साथ डॉक्टर हरेंद्र सिंह तेवतिया। डॉक्टर साहब ने जो रिसर्च की है वो भारत के महान क्रांतिकारी वीर विजय सिंह पथिक के सब्जेक्ट पर आपने रिसर्च किया है। और पथिक साहब के बारे में हम आपको बता दें कि पब्लिक डोमेन में उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है जितना पथिक साहब का बलिदान और उनका संघर्ष रहा है। तो डॉक्टर साहब ने उस पर रिसर्च की है, तो हम जानते हैं वीर विजय सिंह पथिक के बारे में कि उन्होंने जो रिसर्च की है किन किन चीज़ों पर और कहाँ कहाँ वो पथिक साहब के जो कर्म भूमि रही है, जो कार्य क्षेत्र रहा है, कहाँ कहाँ वो गए हैं। और डॉक्टर साहब के जो जीवन है उस जीवन पर भी हम प्रकाश डालेंगे। डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि उनका जीवन कैसा रहा और उनकी अपनी लाइफ की जर्नी कैसी रही और पथिक साहब पर रिसर्च करने का विचार उनके मन में कैसे आया। तो बात करते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। चलिए, तो मुझे तो बड़ी खुशी इस बात की है कि आपने रिसर्च में एक ऐसे आदमी को चुना जिसने निस्वार्थ पूरा जीवन भारत और भारत देश की आज़ादी में लगा दिया। ये अपने आप में एक असाधारण बात है और इसी बात की वजह से आज हमारी टीम आपके पास आई है जी। और हम लोग आपसे बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, पहले आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दें। डॉक्टर हरेंद्र सिंह तेवतिया, गांव किसौली, डाकखाना खास, जिला बुलंदशहर का मैं निवासी हूं और अपने ही गांव में 2 विद्यालय हैं, श्री रामकृष्ण कन्या इंटर कॉलेज, श्री रामकृष्ण महाविद्यालय, उनका संचालक हूँ। अच्छा, अभी आप एक वहाँ इंटर कॉलेज और एक डिग्री कॉलेज वहाँ गांव में चला रहे हैं जी। मतलब वहाँ भी आपने शिक्षा की अलग जगह रखी है जी। तो घर में जी, घर में आपके कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम 4 भाई हैं और एक हमारी बहन है। सबसे बड़े भाई हैं धीरेन्द्र सिंह, जो CWC में थे, वो मैनेजर थे, रिटायर हो गए हैं। अच्छा, रिटायर हो चुके हैं जी। उनसे छोटे हैं वीरेंद्र सिंह, वो दिल्ली प्रशासन में थे, वो भी असिस्टेंट कमिश्नर से रिटायर हो चुके हैं मार्च में जी। और हमारे भाभी हैं, उनकी मिसेज है रेखा चौधरी, वो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं होम मिनिस्ट्री भारत सरकार में। अच्छा, होम मिनिस्ट्री में है जी। ओके। और अब हमारे जो मुझसे बड़े भाई हैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह, जो गांव में हमारा श्री रामकृष्ण महाविद्यालय है उसी में प्राचार्य के पद पर हैं और उनकी जो मिसेज हैं वो भी बेसिक में टीचर हैं और मैं डॉक्टर सिंह, मेरी मिसेज है। ये जो आपका इंटर कॉलेज है ये एडेड स्कूल है, सेल्फ फाइनेंस ये है? सेल्फ फाइनेंस का है और ग्रामीण क्षेत्र में बिल्कुल इंटीरियर में है। और ये जो प्रेरणा पिताजी की स्थापना करी हुई है, उन्हीं से हमें तो आपके फादर किसी जॉब में थे? हमारे जो फादर थे वो प्रिंसिपल थे माध्यमिक शिक्षा में इंटर कॉलेज में। तो उन्होंने बहुत सारी संस्थाएं चलाई अपने क्षेत्र में भी, जैसे आपके गढ़िया मानपुर है, उसमें वो प्राचार्य संस्थापक रहे। एक इलना परवाना इंटर कॉलेज है, स्वामी नेमपाल सिंह जी वहाँ प्रबंधक थे, उनकी भी स्थापना पिताजी ने की थी। एक सिही है आदर्श इंटर कॉलेज, उनकी भी स्थापना पिताजी का सहयोग। मतलब उनके जो कर्म का प्रभाव है वही आप चारों भाइयों पर है जी। तभी शिक्षा का जो प्रभाव है वो आप में दिखता है जी। ऐसी नोएडा हबीबपुर खादर विद्यापीठ, वहाँ भी पिताजी। हबीबपुर इंटर कॉलेज में भी उन्होंने किया था जी। अच्छा, तो उन्हीं की प्रेरणा और उनका संकल्प था भाई ग्रामीण क्षेत्र में इंटीरियर में मुझे विद्यालय बनाने हैं और आप सब परिवार मिलकर सहयोग करो जिससे यहाँ शिक्षा की अलग जगह सकें। अच्छा, आपकी मिसेज भी हाँ गवर्नमेंट टीचर हैं? गवर्नमेंट टीचर है। अच्छा, मतलब पूरा परिवार सहयोग करती है। नहीं, चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। तो डॉक्टर साहब, विजय सिंह पथिक जो भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे और देश की आज़ादी में उनका बड़ा योगदान रहा, तो आपके मन में कैसे ये विचार आया कि मुझे विजय सिंह पथिक पर रिसर्च करना है?
इसका सबसे मेन कारण एक तो इनका गांव हमारे बिल्कुल नज़दीक है, गुठावली। अच्छा जी। और ये मेरठ जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है उसकी परिसीमा में आता है। जी जी जी। तो जैसे ही इनके यहाँ स्टैचू का अनावरण हुआ तब मेरी जिज्ञासा हुई कि इनकी कर्म भूमि जो थी वो राजस्थान थी जी। ये एक तरीके नीम की ईंट होती है, इन्हें क्षेत्र में कोई नहीं जानता था विजय सिंह पथिक कौन है, सब पूछते थे भाई कौन है। तो मैंने सोचा भाई क्यों ना इन पर रिसर्च करी जा जी, इन्हें अपने जो समाज है उसके सामने स्थापित करे जा। लोग बाग पीएचडी तो कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन एक एक व्यक्ति पर 10 रिसर्च हो रही हैं जी, और जी। इन पर कोई रिसर्च नहीं, जबकि इनका कार्य क्षेत्र देखो, इनका त्याग देखो, इनका बलिदान देखो, तो इनकी बहुत अच्छी भूमिका राष्ट्र के योगदान में रही। जी जी। इनके जो बाबा थे इंदर सिंह जी, वो मालागढ़ बलिदाद खां जो थे उनका किला था, वहाँ सेनापति रहे थे और 1857 के युद्ध में वो शहीद भी हुए थे। जी जी जी। और इन्हें बड़ा खानाबदोशी जीवन व्यतीत करना पड़ा था, बालकपन में भी जी। इधर उधर भटकते रहे, बहुत दिन बाद आके अपने यहाँ गांव में रहना शुरू इन्होंने करा। तो मेरी जिज्ञासा हुई क्यों ना इन पे रिसर्च करी जा। जी जी जी। तो मैंने प्रयास करा। अब प्रयास में क्या गाइड की जरूरत पड़ती है जी। तो गाइड जब मैं ढूंढता रहा था, मुझे श्रद्धेय हमारे परम गुरु जी डॉक्टर लारी आज़ाद, डॉक्टर लारी आज़ाद खुर्जा में एचओडी थे, और वो मिले हमारे एमसी शर्मा जी थे, वहाँ मैथ के एचओडी थे। उनके सहयोग से, उनकी प्रेरणा से उन्होंने उनसे मेरा जो है जानकारी कराई, भेंट कराई, और उन्हीं के सहयोग से मैं वहाँ पहुँचा। उन्होंने मेरा रजिस्ट्रेशन कराया और उन्हें भी यही था कि भाई एक विजय सिंह पथिक मैंने नाम सुना है, यदि आप उन पे पीएचडी करो तो बड़ा अच्छा होगा, मगर ये तो हमारे पड़ोसी हैं, मेरी इच्छा भी यही थी। तो मतलब डॉक्टर लॉरी जो थे उनका भी इंटरेस्ट था, प्रभावित थे पथिक साहब से, वो इधर उधर जाते थे तो वो प्रभावित थे। जो आपके बुलंदशहर के पथिक जी हैं, यदि उन पर पीएचडी हो जाए तो हरेंद्र सिंह बड़ा अच्छा होगा। मगर जी मैं प्रयास करूँगा, जो आप जो है इन पर साहित्य ढूंढने की कोशिश करो, फिर इसी पे पीएचडी करेंगे जी। तो मैं सबसे पहले गांव गुठावली में आया और मास्टर जी थे वहाँ सौराज सिंह, उनसे भेंट करी। मगर जी मैं पथिक जी पे पीएचडी करना चाहता हूँ, आप मुझे सहयोग करें, इनका कहाँ साहित्य मिलेगा, आपको क्या जानकारी है। तो कुछ जानकारी उन्होंने भी दी। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप जनरलगंज मथुरा जाओ, पथिक जी का वहाँ निवास है, और उनकी जो पत्नी है उनके भतीजे वहीं पर रहते हैं, नरेंद्र चौहान है अन्य, और उनकी साली के लड़के हैं पथिक जी के। हाँ, आप वहाँ जाओ और आपको वहाँ साहित्य मिल जाएगा। तो मैं सीधा मथुरा पहुँचा। मथुरा उनसे भेंट हुई, बड़ा अच्छा लगा, बड़े सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि आप एक बहुत अच्छा पुनीत कर्तव्य कर रहे हो और हम बड़े खुश हैं, जो भी हम पे साहित्य हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो उनके पास बहुत सारे पेपर थे जिनके संपादक रहे थे पथिक जी, और बहुत सारी बुक्स थी, जैसे महान लोगों ने लिखी राजस्थान की तरफ, तो वो मुझसे अपने भेंट करके जाते थे। उन्होंने पूरा सहयोग करा खुले दिल से, वो सारी बुक्स मुझे दी। मैं उन्हें लेकर आया, अपने परम श्रद्धेय गुरु जी लारी आज़ाद से मिला। उन्होंने वो सारा साहित्य देखा, देख के बड़े प्रसन्न हुए, बोले भाई आपकी तो थीसिस होगी और इससे अच्छी थीसिस कोई नहीं होगी, ये मानो पीएचडी होगी, अब आपका मैं रजिस्ट्रेशन कराऊंगा। फिर उन्होंने सिनॉप्सिस बनवाई। सिनॉप्सिस बनाने के बाद हमारे चेयरमैन थे जो आरडीसी के, उनसे मिलने हम मेरठ गए। चूँकि कौन से सन की बात है, कौन सी? ये 2005 की बात। अच्छा, 2005 की बात है जी। और वो जब वहाँ गए, परिचय ऐसा हुआ, तो जब बुलंदशहर की बात आई, मैंने ये बताई, मेरे पिताजी भी यहीं प्रिंसिपल थे, तो बड़े प्रसन्न हुए। वो जानते थे पिताजी को, जो आप बछराज सिंह के बेटे हैं। मगर जी ये बहुत अच्छी बात है भाई, आपने तो टॉपिक भी बहुत अच्छा चुना है, आपके पास साहित्य भी है, और आप इन्हीं पे पीएचडी करो, और आरडीसी की मीटिंग है, आपका जो टॉपिक है सेलेक्ट होगा जरूर। अच्छा, जो पीएचडी आप कर रहे थे तो आप कहाँ
पथिक जी के साहित्य को ढूंढने, एक तो आप मथुरा गए, उसके बाद आपको कहाँ? हाँ, मथुरा के बाद फिर मैं, उनका कार्य क्षेत्र राजस्थान था, तो मैं जयपुर गया। जयपुर की सारे पुस्तकालय मैंने देखे, साहित्य भवन गया, एक श्री कृष्ण हमारे राष्ट्रपति थे उनके नाम से लाइब्रेरी, एक सहकारी लाइब्रेरी है चौराहे पे जयपुर में जी, सब में खाक छानी। फिर मैं अजमेर गया जी, अजमेर में भी बहुत सारी लाइब्रेरी थी, पुरातत्व विभाग में भी गया, वहाँ बहुत सी तो किताब ऐसी थी धूल चढ़ी हुई थी, इतनी जन कब से देखी ना, क्योंकि मेरी जिज्ञासा थी कि ये पथिक जी जो थे, गांधी जी ने इनको कोई लेटर लिखा या नहीं। तो मैंने बहुत प्रयास करा, एक पूरी बुक मिल गई, उसमें पन्नालाल बजाज जी के नाम तो हजारों लेटर थे गांधी जी के, लेकिन पथिक जी के लिए कोई लेटर नहीं था। मेरा प्रयास ये था मुझे कोई लेटर मिले जी। मैंने सारी लाइब्रेरी, पुस्तकालय, पुरातत्व विभाग सब में जो है देखा, लेकिन मुझे उनकी कोई ऐसा लेटर, उनके हस्तलिखित लेख मुझे कुछ मिले, और जानकी देवी पथिक उनके भी मिले। और वहाँ मेरी अजमेर में जो भेंट हुई, उनके दो सहयोगी मिले, वो भी बड़े बुजुर्ग अवस्था में ही थे, भंडारी जी, उनका पूरा नाम था मोहनराज भंडारी जी। एक हमारे बुलंदशहर के पन्नालाल नाम था उनका, वो जहांगीरपुर हमारे यहाँ कस्बा है उसके थे, और वहाँ जाके बस गए थे, अपना व्यवसाय था, और उनका एक विद्यालय भी था, चिल्ड्रन एकेडमी, उनसे भेंट हुई। वो बड़े खुश हुए, भाई आप पीएचडी कर रहे हैं पथिक जी पे, नीम की ईंट हैं, और आप बड़ा पुण्य काम कर रहे हैं। तो मेरा प्रोत्साहित करा उन्होंने, मेरा मनोबल बहुत बढ़ता चलेगा, मैं बहुत खुश था कि मैं वास्तव में कोई अच्छा कार्य कर रहा हूँ। तो इस सारे साहित्य मैंने फिर एकत्रित करे, उनका अध्ययन करा, फिर थीसिस लिखनी शुरू करी। लगभग 2 साल में ये कार्य मेरा हो गया। फिर हमारे जो गुरुजी थे वो बोले, भाई हिस्ट्री में प्रामाणिकता जरूरी है, आपने बहुत सारे क्षेत्र, बहुत सारी जगह पथिक जी के बारे में लिखी हैं, इनकी प्रामाणिकता जुटानी पड़ेगी, और मैं आपके साथ चलूँगा, जिससे मैं भी देख सकूँ उन जगहों को जहाँ पथिक जी ने कार्य किया। अब 1 साल हमारा निकल गया, गुरुजी को समय नहीं मिला, बिजी था उनका शेड्यूल। तो उन्होंने फिर मेरे पास फ़ोन करा, हरिंद्र सिंह आपका जो एक काम लेट हो रहा, मुझे टाइम नहीं मिल रहा, आप जाओ और ये प्रामाणिकता जो है एकत्रित करके लाओ जी। तो मैं यहाँ से फिर राजस्थान गया, जहाँ जहाँ पहले घूमा था। प्रामाणिकता जुटाने का मतलब था उनकी फोटोग्राफी जी जी जी। तो पहले हम गए अजमेर, अजमेर फिर जाने के बाद किसी ने बताया कि आप भीलवाड़ा जाओ पहले जी। भीलवाड़ा पहुंचने के बाद हमारे यहाँ ये हरीश गुर्जर के नाम से राजस्थान में जानते थे, हरीशचंद्र भाटी जी थे, वहाँ चुनाव लड़े थे विधायक का। हरीशचंद्र भाटी फरीदपुर वाले जो मंत्री रहे हैं, मंत्री जी। तो हम खोजबीन करके उनकी कोठी पे पहुंचे, एड्रेस पूछ के, तो हमें 2-3 बंदे वहाँ मिले, वो बड़े खुश हुए। फिर हमने धर्मवीर अशोक जी थे, वहाँ बसपा के इंचार्ज थे राजस्थान में, उनसे भी फ़ोन पे वार्ता करी, उनका नंबर मेरे पास था। जब बुलंदशहर के थे धर्मवीर अशोक, तो इसी वजह की वजह से आपने जो है वहाँ उनसे संपर्क तो उनका नंबर मेरे पास था। वही राजस्थान में हम जा रहे हैं, उनका नंबर तो ले ही चलें, कहीं कोई बात हो। उनसे फ़ोन पर बात हुई, वो बोले मैं तो बाहर मीटिंग में हूँ और दिल्ली हूँ, आप हरिचंद्र भाटी जी से बात करो, ये उनका नंबर है। हमने उनसे बात करी भाटी जी से, मंत्री जी ने बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स दिया। उन्होंने बताई 2-3 बंदे ये हैं कोठी पे, और आपकी ये पूरी मदद करेंगे, जहाँ भी आप कहोगे आपको ले जाएंगे, आप इन्हें अपने साथ रखें। तो वो बेचारे तीनों हमारे साथ रहे। हमने फिर वहाँ टैक्सी की व्यवस्था करी, और अपनी बुक हमारे पास थी, जो जो प्रामाणिकता में जुटानी अपना चलते रहे। रात को होटल में रुक जाते थे, दिन में फिर चल रहे भाई वहाँ चलना जी जी। फोटोग्राफी करते गए। तो जब हमारी 8-7 दिन में सारी फोटोग्राफी हो गई, हम लौट के आ गए। तो वहाँ भीलवाड़ा में तो उनके नाम से कोई कॉलोनी भी है ना, पथिक नगर करके? पथिक नगर आवासीय कॉलोनी है, गवर्नमेंट ने बसाई है, उनके नाम से ही है जी जी जी। और उनका जो है अजमेर में उनके नाम से महाविद्यालय है। अच्छा, अजमेर में डिग्री कॉलेज भी है उनके नाम से? पथिक जी के नाम से महाविद्यालय है, कई महाविद्यालय हैं जी जी जी। तो मैं उनमें सब में गया, घूमा, सबसे बात। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने रिसर्च की है
पथिक साहब का कार्य क्षेत्र और उनका जो एक व्यक्तित्व था वो एज ए क्रांतिकारी इतना बड़ा था कि वो सरदार पटेल या बड़े बड़े जो भी क्रांतिकारी थे उन्हीं के समकक्ष, हाँ बिल्कुल, उन्होंने कार्य किए, लेकिन उनको इतिहास में उतना स्पेस क्यों नहीं मिला? उसका क्या कारण रहा? आप उस चीज़ को समझ पाए? हाँ, मेरा जहाँ तक अनुभव है, ये हमारे देश में जो राजनीति है ना, क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, इसमें जो हमारे महापुरुष हैं क्षेत्रवाद या जातिवाद के चक्कर में उन्हें लपेट दें लोग जी। हमारे जो पथिक जी थे, इनका कार्य क्षेत्र था राजस्थान। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करी और पूरी सेवा करी वहाँ राजस्थान के लोगों की, और इन्हें राजस्थान के नव निर्माता के नाम की उपाधि वहाँ मिली है, और राजस्थान केसरी के नाम की उपाधि मिली जी। विजय सिंह पथिक राजस्थान के नव निर्माता और राजस्थान केसरी के नाम। लेकिन असली जो मैंने अनुभव करा है, वहाँ के जो कुछ लोग थे, अच्छे लोग भी होते हैं जो राष्ट्रभक्त होते हैं, राष्ट्रवाद कुछ चाहते हैं, क्षेत्रवाद, तो जो क्षेत्रीय लोग थे वो इन्हें चाहते थे कि ये ज़्यादा आगे राजनीति में ना जाए, तो पीछे से इनका धीरे से विरोध करते थे, यहाँ तक कि इनके कामों का प्रभाव ज़्यादा ना पड़े, इनके विरोधी खड़े कर दिए समकक्ष लोगों ने जो बड़े नेता थे। और जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बम्बई में जी, तो राजस्थान का पक्ष रखने के लिए विजय सिंह पथिक, बाबा नरसिंह राव, माणिक्यलाल वर्मा, कई लोग गए, इन्हें वहाँ कांग्रेस के पंडाल में भी नहीं घुसने दिए गया जी। तो ये वहीं अपना अनशन पे बैठ गए, सप्लीमेंट छपने शुरू हुए, शाम तक ये कार्यक्रम चलता रहा, आखिर में अंत तक कांग्रेस को झुकना पड़ा और इन्हें अंदर पंडाल में जाने की अनुमति मिली। तो ऐसा बताते हैं, जैसा मैंने पढ़ा है कि वहाँ जो बजाज जी थे वो उनके गांधी जी के ज़्यादा घनिष्ठ थे जी। तो बजाज को परेशानी थी, गांधी जी को पीछे, इनको आपके पथिक जी को पीछे धकेलने का काम करते थे कि हमारा राजस्थान, हमारा क्षेत्र, यही होती है ना बात। देश की आज़ादी के बाद के षड्यंत्र हैं, जब देश आज़ाद हो गया और कांग्रेस अस्तित्व में आई, तो ये उस टाइम की ये सारी चीजें हैं जो आप बता रहे हैं। उसमें जब कांग्रेस अस्तित्व में आई, ये हुआ कि जो कांग्रेस का जिसका विरोध कर रही थी आम जनता, जो शोषित और पीड़ित जनता थी, दलित, वो सब इकट्ठी थी, उसकी समस्या थी दोहरी गुलामी झेली। वो एक तो देश के राजा और जमींदार वो शोषण कर रहे थे, अन्य प्रकार के टैक्स लगे हुए थे कि अंग्रेजों के साथ मिलके उनका जो है जो और उधर अंग्रेजों की गुलामी, तो बहुत पीड़ित थे लोग। तो जब ये पीड़ित थे, चरम पे जब गुस्सा आ गया, क्रांति, और देखा कि देश आज़ाद होने वाला है, मानो अब 42 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चला, गांधी जी ने बोला था करो या मरो, तो कांग्रेस जो थी वो चरम पे था उसका गुस्सा, वो क्रांतिकारी बन गए थे लोग, जैसे गरम दल और नरम दल थे। नरम दल वाले भी यही कह रहे थे गांधी तक के करो या मरो। तो अंग्रेज समझ गए भाई अब भारत को हम अधिक दिन तक गुलाम बना कर नहीं रख सकते, तो अंग्रेजों ने सोची यहाँ से भागने में ही भलाई है, तो उन्होंने धीरे धीरे निकलना शुरू कर दिया। भारतीयों का क्या था कि जो मिले उसे मारो, तो जो यहाँ के जमींदार और राजा चापलूस थे अंग्रेजों के पिछलग्गू, उन्होंने सोची भाई अब तो कांग्रेस में ही भलाई है, अंग्रेज तो भाग रहे हैं और कांग्रेस में झंडा थाम लो, तो कांग्रेस में ही भलाई है हमारी। तो उन्होंने बैकडोर से कैसी अपनी व्यवस्था करी, पैसे वाले लोग थे, कांग्रेस का झंडा टांग लिया और कांग्रेस जिंदाबाद। अब जब आम चुनाव हुए, उसमें वही बात रही कि जो राजा जमींदार थे जिनके खिलाफ हमारी आम जनता आंदोलन कर रही थी, उन्हीं को कांग्रेस से टिकट मिल गए। मतलब कांग्रेस ने महत्वता उन्हीं पैसे वाले लोगों को दी, उन्हीं को दी जो सामंतवाद के प्रति जिनकी सामंतवादी लोगों को ही सामंतवादी लोगों को ही बिल्कुल उन्हीं को दिया।
और पथिक जैसे महापुरुष को उन्होंने कांग्रेस का टिकट भी नहीं दिया, वो निर्दलीय लड़े, हार गए, चूंकि कांग्रेस का रुतबा था जी। और बस थोड़ा सा परिवर्तन रहे होगा, जब वो राजा महाराजा जमींदार थे, फिर वो एमएलए एमपी बन गए और उसके बाद मंत्री बन गए, चक्र वही चलता रहा। मतलब चीजें वही रही, प्रारूप चेंज हो गया, केवल अंग्रेज चले गए, लेकिन जो यहाँ के शोषक थे वो हमारे ऊपर ऐसी राज करते रहे। उसी की वजह से हमारा जो देश है आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी जितनी अपेक्षा थी तरक्की या विकास की उतनी नहीं हो पाई, क्योंकि वही लोग सिस्टम में आ गए, वही लोग सिस्टम। और पथिक साहब की लड़ाई जो थी, और उन्होंने ये जैसे पथिक जी थे ऐसे लोगों को दाबना कुचलना शुरू कर दिया कि इन्होंने हमारे विद्रोह करा हमारे साथ, और शोषण और विद्रोह ऐसी उनके साथ उल्टा करना शुरू कर दिया और इन्हें गर्त में धकेल दिया जिससे ये आगे ना आ जाए। और एक इनकी एज फैक्टर था, हाँ, और ज्यादा वो लंबे समय, क्योंकि 1954 में उनकी डेथ हो गई ना, ये तो एज फैक्टर था ही, लेकिन कांग्रेस के जो सच्चे सिपाही उनका सबका यही हाल हुआ, नई उम्र भी थी सबको। अब जैसे आपने सुभाष चंद्र बोस को एज फैक्टर थोड़ी है, उनका आज तक पता नहीं क्या हुआ। हाँ, सारे क्रांतिकारी जो लोग थे उनको तो इन्होंने सब पीछे हटा दिया। सच्चे महापुरुष थे या सच्चे क्रांतिकारी थे, सच्चे राष्ट्रवादी थे, वो सब ठिकाने लगा दिए। अब कैसे लगाई, ये इन्होंने अपनी नीति अपनाई, वो तो बेचारे सब किनारे कर दिए, और जिनके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे वही फिर राजा बन गए घूम फिर के। तो चक्र वैसा का वैसा ही बने रहा वो। उसमें ज्यादा कुछ चीजें बदली नहीं, कुछ नहीं बदला, बस ये है कि थोड़ा मुखौटा जो है हल्का सा उसका प्रारूप चेंज हो गया, केवल स्वतंत्र हो गए हम। और पथिक जी की जो डेथ है 1954 में होने की वजह से भी एक ये प्रभाव रहा कि उनका ज्यादा चीजें नहीं हो पाई। हाँ, और उनके बच्चे भी नहीं थे, दरअसल में कोई वारिस नहीं था। वारिस ना होने की वजह से वो इतिहास में या देश में उनकी जो है वकालत नहीं हो पाई, वो आगे नहीं बढ़ पाए, आगे नहीं बढ़ पाए। नहीं, यदि उनके साथ न्याय होता और उनका कोई वारिस होता तो आज उनका भारतीय राजनीति में बहुत ऊंचा स्थान होता। भारतीय राजनीति, बिल्कुल सही कह रहे। मैं भी यही महसूस करता हूँ कि पथिक साहब का अगर कोई बच्चा होता, उनका कोई वारिस होता, तो कहीं ना कहीं जो है देश के अंदर उनका सिलेबस भी होता, उनका इतिहास में कहीं चीज़ें भी होती, क्योंकि उनका जो इतिहास में जो सिलेबस पढ़ाया जाता है वो उतना ब्रॉड नहीं है। उनकी 32 तो उनकी स्वयं की लिखी हुई पुस्तक है, 32 जिनमें से 7 और 8 ही प्रकाशित हुई हैं। 32 पुस्तक जो है उनकी पुस्तकें हैं उनकी, उनमें 12 प्रकाशित हो पाई हैं, बाकी 20 जो हैं वे प्रकाशित हैं। और उन्हें आप उसमें देखोगे साहित्य भवन में जाके बीकानेर में, तो उनके पन्ने भी गले पड़े हैं, वो पढ़ नहीं पाते ठीक से, पढ़ नहीं पाते ठीक से। और उनके साथ साहित्य भी प्रकाशित नहीं हुआ, यानी हर दृष्टि से अन्याय हुआ पथिक जी के साथ। हाँ, नहीं तो अब मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर वो जैसे उस टाइम अखबार चलाते थे, संपादक थे, उन्होंने जो है कि नव राजस्थान या नव भारत के नाम से चलाया था, नव भारत के नाम, राजस्थान के नाम से भी, अजमेरू के नाम से भी कई अखबार उन्होंने चलाए, चलाए। और मेरी इसमें किताब भी है कई पेपर की, तो इसमें कट वो लगी है उनकी, आपके पेपर हैं इसमें, तरुण राजस्थान के नाम से, तरुण राजस्थान की, ये उनके उस टाइम के लिखा हुआ है। ये देखो सारे उनके, चलो खैर वो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर हैं ये सब उन्हीं के प्रकाश। दोस्तों, दर्शकों मैं आपको दिखा दूं कि डॉक्टर साहब ने ये वो बुक्स है जो थीसिस इन्होंने सबमिट की थी रिसर्च के बाद, ये विजय सिंह पथिक का राजनीतिक जीवन तथा राजस्थान के किसान आंदोलन में योगदान। तो उन्होंने जो आंदोलन किए थे, जो उनका राजनीतिक जीवन था, उस सारी चीज़ों पर आपने रिसर्च किया है, ये बुक्स है उनकी। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर वो जैसे वहाँ संपादक थे, अखबार चलाते थे, अगर उनका आइडियोलॉजी थोड़ी सी भी इकोनॉमिक होती, वो सोचते कि भाई देश तो आज़ाद हो गया, अब अपनी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करें, तो वो तो अमर उजाला, दैनिक जागरण के लेवल से भी बड़ा उनका व्यक्तित्व होता। बिल्कुल होता। लेकिन उनका अखबार चलाना, संपादक होना,
वो सब देश की आजादी के लिए ही था उनका, उसके अलावा कोई दूसरा कोई ऑब्जेक्ट था ही नहीं। उस टाइम पे परिस्थिति इतनी विपरीत थी, अंग्रेजों के खिलाफ कोई बोल भी ना सका, वो पत्रकारिता कर रहे थे, वो भी छुप के करनी पड़ती थी, जब पता पड़ जाए तो प्रेस पे छापा, सीज हो जावे। कितनी बार उन पे पेनल्टी लगी है, वो कई बार उन्हें जुर्माना हुआ, जेल जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी समझौता नहीं करा। और क्रांतिकारी तो होते हैं, बात अलग है, वो 3 क्रांतियों के प्रणेता, अहिंसात्मक किसान आंदोलन उन्होंने चलाया, और बाद पे शुरू में क्रांतिकारी उनके एक दो कुछ शॉर्ट में कुछ आप एक दो कोई हाँ, एक दो चीजें। जब ये क्रांतिकारी थे तो इन्होंने अजमेर को स्वतंत्र करने की योजना बनाई, तो इन्होंने दिन निर्धारित कर लिया। उसमें क्या हुआ कि इनकी जो टोली थी, इनके साथ करीब 30,000 बंदूकची थे, कि हमें अजमेर पे धावा बोल के अजमेर जो है अंग्रेजों से मुक्त करना है। तो ये जंगल में अपना चारों तरफ अजमेर के लग गए। तो उसमें इनकी योजना थी, एक ट्रेन आ गई, उसमें एक धमाका होगा, धमाका होते ही हमको सबको टूट पड़ना अजमेर पे। अब ट्रेन तो आई, धमाका नहीं हो, उसका कारण था इनकी जो ग्रुप में एक उनका ही सिपाही, उनका पुलिस का मिल गया, लीक हो गई। उसकी जो क्रांति की योजना थी उसने सारी लीक कर दी पहले ही दिन कि ये होने वाला है। तो धरपकड़ शुरू होगी। जब वहाँ आवाज़ नहीं हुई ब्लास्ट की, तो इन्होंने सोची क्या हुआ, भाग दौड़ के इन्होंने जानकारी ली कि क्रांति की जो योजना वो लीक हो गई और यहाँ से सबको। तो इन्होंने वो सारी बंदूकें छिपाई, आज तक उनका पता नहीं कहाँ छिपाई, और सब इधर उधर भाग गए। अब इन्हें ये तो पता था भाई पकड़े तो आप जाओगे, तो इन्होंने कहा भाई मैं कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊँगा, मैं इससे तो लड़ता हूँ या शहीद हो जाऊँ तो अच्छा। तो ये अपना शिकारी बुर्जियों पे ललिया राम और ये वहाँ के नरेश जो थे, 5 आदमी, उनके एक भाई थे खरवा नरेश, जो खरवा नरेश के भाई थे, और एक ये थे और 2 लोग और थे। शिकारी बुर्जियों पे जंगल में पहुँच गए, अपने खाने पीने का 8-10 दिन का सामान ले गए कि जब तक जीवित रहेंगे जब तक लड़ते रहेंगे। तो कर्नल टोल्मा अपनी 500 लोगों की टुकड़ी लेके पहुंचा, उसने चेतावनी दी भाई आप आओ और आत्मसमर्पण कर दो जी। इन्होंने उधर से साफ कह दी कि भाई आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, हम तो लड़ते हुए मरेंगे। अब कर्नल टोड जानता था खरवा नरेश जो थे वो बहुत लोकप्रिय थे, यदि यहाँ गोली चल गई तो पूरे राजस्थान में आग लग जाएगी। तो उन्होंने गोली नहीं चलवाई, वो अपना ऐसी करता रहा, न मनाता रहा, लेकिन इन्होंने मानने से आत्मसमर्पण से इनकार कर दिया। लास्ट में इन्होंने कही भाई आपको हम बंदी बना रहे हैं, आपको बहुत सारा क्षेत्र दिए जाएगा, आप उसमें घूमो शिकार करो, आप आज़ाद रहोगे, लेकिन आप नज़रबंद रहोगे, कहीं बाहर नहीं जाओगे, अब क्रांति क्या जो है बिगुल नहीं फूकोगे। तो इस बात पे एग्री हो गए। इन्हें टोडगढ़ में नज़रबंद कर दिया गया, काफ़ी बड़ा जंगल था वो क्षेत्र दे दिया गया, लेकिन इन्हें तो ललक थी देशभक्ति की, भाई मुझे तो देश आज़ाद करना। ये मुश्किल से वहाँ थोड़े दिन रुके और उनका जो नज़रबंदी का किला था उसे छिन्न भिन्न करके वहाँ से निकल आए। जब ये वहाँ से निकल के चले तो जंगल ही जंगल था, तो ये रातों भागते रहे, दौड़ते रहे, थक गए। थक के वहीं एक शिलापट पे सो गए। अब शिलापट पे सो गए तो वहाँ कोई लाल नेर नाम का शेर होता था, वो आया, इनका पैर पकड़ के खींच के ले जाना शुरू कर दिया। अब इनकी आँख खुली, जब पैर पकड़ के खींचे, इन्होंने जेब से पिस्टल निकाली और वो वहीं शेर को शूट कर दिया। उसके बाद क्या करा, इन्हें थके हुए थे, जाके थोड़ी देर के लिए शेर का ही सिराना फिर वहीं झाड़ी में बनाया और उसका सिराना लगा के फिर वहीं सो गए। तो 1-2 लोग वहाँ कर निकल के जा रहे थे, बोले भाई पति जी तो चमत्कारी भी हैं, तो तांत्रिक भी हैं, शेर का सिराना लगा के सो गए, इन्हें तो शेर भी कुछ नहीं कहता। ये उन्हें मालूम नहीं कि इन्होंने शेर मार दिया है जब सिराना लगा के सो गए। उसके बाद वहाँ से निकल के चले तो जैसी जंगल से बाहर आए, एक धोवन थी, उसका घर पड़ा और ये लंगड़ा रहे थे, चले जा नहीं रहा था। इन्होंने वहाँ बुढ़िया मिली, उससे पानी मांगा, उसने पानी दिया। इनकी चर्चा चारों तरफ थी कि पति जी भाग गए हैं निकल के। जी।
तो चारों तरफ फोर्स और पुलिस लगी हुई थी बन के चारों तरफ, भाई इन्हें पकड़ो, अरेस्ट करो। अब इन्होंने बुढ़िया से, तो बुढ़िया ने पूछी, बेटा पथिकता ना हो? हाँ हमारी पथिक। आपको बहुत खतरा, बाहर मत जाओ, चारों तरफ पुलिस फिर रही है, आपको ढूंढती, आप मेरे अंदर घर में रहो। वो बेचारी बुढ़िया इतनी राष्ट्रभक्ति अंदर ले गई और इनको पट्टी वट्टी बांधी, वो खून वून साफ करे क्योंकि पैर सूज रहा था, दर्द हो रहा था चलते चलते। और फिर अपने बेटा से कही, जब रात हो गई, इनके घोड़ा था, वो कपड़े का काम करते थे, बेटे घोड़े पे तो इन्हें सुरक्षित स्थान पर कहीं छोड़ कर। जब वो बुढ़िया जो थी धोमन, उनका बेटा इन्हें सुरक्षित स्थान पर कहीं ले गया। ले जाने के बाद ये गुरला गांव पहुँचे। गुरला गांव में एक पहाड़ी थी, मैं गया था वहाँ, देखा वहाँ एक साधु महात्मा रहते थे, ये उनके वहाँ गए, उन्होंने इनकी मलहम पट्टी करी। गुरला गांव के जो जमींदार थे वहाँ भी उन्होंने सहायता करी, अंदर घर में भी ये दुबक के रहे। मतलब ये व्यवस्थाएं इनकी सारी चली। और ऑल सोल जो मैं जहाँ तक आपकी बातों से समझ पा रहा हूँ, उनका जो उपहास के जो पात्र बने, उसका रीज़न ये था कि वो एक ऑनेस्टी जीवन, और दूसरा जो सामंतवादी सोच के जो राजा थे जिनको कांग्रेस में लिया गया, उनकी वजह से ही उनको इतिहास और राजनीति में दोनों चीज़ों में उन्होंने पीछे हाशिए का पात्र बनाया, समझे जी। तो ये बड़ी प्रॉब्लम रही। अच्छा, पथिक साहब जो है वो गांधी जी से भी अक्सर मिलते रहते थे और से मिलते थे। गांधी मैंने भी उनके कई गांधी जी के ना कई लेटर भी मैंने पढ़े हैं। तो गांधी जी उनके बारे में किस तरीके के विचार रखते थे? गांधी जी मैंने जो लिखा होगा पढ़ा है, गांधी जी ने तो उनके लिए और तो सब बात नहीं है, बात बनाने वाले। अब पथिक जी जो हैं वो काम करने वाले हैं, लेकिन जिद्दी टाइप के हैं। ये उन्होंने कही, लेकिन जिद्दी टाइप के हैं। बाकी राजस्थान में यहाँ सब बात बनाने वाले, पथिक जी काम करने वाले। मतलब वो तो जिद्दी है, जिद्दी मतलब इसी वजह से ही स्वाभिमानी है, और इसी वजह से वो राजनीति में या जो मेन स्ट्रीम सिस्टम में, इसलिए उनको जो है लोगों ने पीछे रखा। हाँ, एक बार ये मिलने गए पथिक जी से, इनका कुछ मंडल, प्रतिनिधि मंडल, तो उसमें सोची जो और विरोधी थे कि पथिक जी को हम किनारे लगा दें, तो गांधी जी से मिलने पहुंच गए। तो गांधी जी से यही बात पूछी, भाई यदि किसी के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा हो क्या करना चाहिए? उसे सहना चाहिए। पथिक जी चुप बैठे सुन रहे थे। यदि सही ना जा तो वहाँ से छोड़ देना चाहिए, वहाँ से चले जाओ निकल के। पथिक जी को थोड़ा तैसा, ये तो हिजड़ों का काम है, यूँ मैं उन्हीं की तो बात कर रहा हूँ। बाकी तो संघर्ष करेंगे, हिजड़े तो या संग या भगेंगे, बाकी तो संघर्ष करेंगे। सही बात है, बिल्कुल। तो गांधी जी एकदम बोले, मैं उन्हीं की बात तक कर रहा हूँ जो ये कह रहे हैं, नहीं तो संघर्ष करना चाहिए। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि आपने उन पर इतनी बड़ी रिसर्च की है, आज का जो परिवेश है, आज के टाइम में आपके हिसाब से पथिक जी के बारे में किन किन क्षेत्रों में काम होना चाहिए, जिससे कि हमारी जो जनरेशन है, हमारा जो यूथ है, जो विद्यार्थी हैं, वो उनके इतिहास को पढ़कर गौरवान्वित हो और उससे एक सीख लें? हाँ, देखो पथिक जी का जो मेन लक्ष्य था, और मेरी भी ये थीसिस का यही है कि हम इनसे महापुरुषों से, महापुरुष होते हैं ना किसी जाति के होते हैं, बिल्कुल, ये राष्ट्र की धरोहर होती है। हम इनका अनुसरण करें जी, और राष्ट्रवादी सोच आगे बढ़ा में, जिससे हम जो बेचारे असहाय हैं, दलित हैं, कमजोर वर्ग हैं, उनका उत्थान कर सके। उसमें हमें सबको सहयोग करना चाहिए। ये ना कि भाई आपाधापी में अपना क्या पशु पक्षी हैं, ये भी अपने परिवार पाल लें। जी 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 जी, बिल्कुल। तो उनका ये था कि जो दमन है वो पृथ्वी पे नहीं होना चाहिए, स्वेच्छाचारी दमन। हाँ। तो उन्होंने कुछ पंक्ति लिखी थी कि यश वैभव सुख की चाह नहीं, परवाह नहीं जीवन रहे ना रहे,
इच्छा है तो यही कि जग में स्वेच्छाचारी दमन ना रहे। दमन ना रहे, ये था। ये बड़ा अच्छा उनका एक ये 2 लाइन थी कि स्वेच्छाचारी दमन ये है जो ताकतवर हो गरीब को दबावे, अन्याय करे, अत्याचार करे, शोषण करे, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि भाई आपको ताकत मिली है तो उसका सदुपयोग करो, किसी की भलाई के लिए करो, ये नहीं उसका शोषण करो आप। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनका यही मेन लक्ष्य था और ये इसी लड़ाई को लड़ते हुए जीवन पर्यंत बेचारे शहीद हो गए। और ये है कि राजस्थान की बाड़ी का एक फूल भी उन्हें नसीब नहीं हुआ लास्ट में उनके साथ यहाँ तक करना। हाँ, वो तो फिर बाद में एक तो उनकी एज इतनी हो गई थी, दूसरा क्या है कि वारिस कोई था नहीं, तीसरी चीज़ स्वाभिमानी थे, तो जो लोग लालची थे, जो लोग मतलबी थे, वो सब जो है उनको हाशिए पर ले आए। जी जी। और ये कंडीशन बड़ी रही, लेकिन उनका जो इतिहास है, जो उनकी लिखी हुई किताबें हैं, वो हमारे देश के युवा जो विद्यार्थी हैं उनको गौरवान्वित करती रहेंगी और देश की जो आज़ादी है उसमें जो उन्होंने कार्य किए उन सब की याद दिलाती रहेंगी। और दूसरा क्या है दोस्तों कि अभी देश के अंदर राजनीतिक परिदृश्य में हम देखें तो भ्रष्टाचार एक बड़ी देश के अंदर एक लकड़ी में जैसे घुन होता है ना, हाँ, कोड उसकी तरह उसने मोड़ ले रखा है। हमारी जितनी भी नई जनरेशन के विद्यार्थी हैं, युवा हैं, उन सबको भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम अपनी जारी रखनी चाहिए। दूसरा, देश की ब्यूरोक्रेसी, देश की डेमोक्रेसी, इन सब का ये दायित्व है कि एक अच्छे देश का, अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो। और पैसा तो कोई ज़्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है, आदमी का कर्म क्षेत्र ही उसको आगे ले जाता है और वही याद रहती हैं चीज़ें। आज हम पथिक साहब को याद कर रहे हैं तो उनके कर्म क्षेत्र, उनके कार्य क्षेत्र की वजह से आज देश के अंदर लाखों लोग उनको चाहते हैं, उनको मानते हैं, उनसे सीख लेते हैं। तो दोस्तों, जीवन में हम सबको राष्ट्र के प्रति समर्पित होना चाहिए और देश के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि हमारी आने वाली जनरेशन, हमारी पीढ़ियां गौरवान्वित हों। तो दोस्तों, आज हमने बात की डॉक्टर हरेंद्र तेवतिया जी से, जिन्होंने विजय सिंह पथिक पर रिसर्च की। आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई। तो दोस्तों, आप देखते रहिए रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। नमस्कार।